वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को पॉलिसी बनाने की हिदायत करते हुए कहा है कि सैलाब ने पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तबाही मचाई है। अब पानी सिंध में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपट सकते। पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना होगा, लेकिन हमारे पास रोड मैप ज़रूर होना चाहिए। विफाक के साथ साथ सूबों को भी इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। वज़ीर आज़म ने जानी और इक़्तिसादी नुकसानात से निपटने के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दी है। ये पहला मौका नहीं, इससे कबल अगस्त 2022 में भी सैलाब के बाद कौमी एमरजेंसी नाफिज की गई थी। और अगर 2010 के सैलाब की तबाहकारियों को याद करें तो उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि ये सैलाब पाकिस्तान को कई साल पीछे ले गया है। आज 2025 के सैलाब पर वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल भी ये कह रहे हैं कि ये सैलाब हमारी 30 साल मेहनत बहा ले गया है, जिससे पाकिस्तान 30 साल मजीद पीछे चला गया है। ये खुद इस तल्ख हकीकत की अक्कासी है कि हम बड़े से बड़े सूरत हाल के बाद एमरजेंसी और कमेटी बनाकर मुतमईन हो जाते हैं। 2010, 22 और अब 25 के सैलाब ने एक ही सबक दिया है कि वक्ती बयानात और कागजी ऐलानात तबाही को नहीं रोक सकते। सवाल यह है कि इस बार नाफिज की जाने वाली माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी का असल मकसद क्या है? क्या ये भी सिर्फ आदादो शुमार, मीटिंग्स और रिपोर्ट्स तक महदूद रहेगी या वाकई निज़ाम में कोई बुनियादी तब्दीली लाएगी? क्या हमारी हुकूमत और इदारे कभी वक्ती रद्द-ए-अमल से निकलकर मुस्तकिल हिकमत अमली अपनाएंगे? क्या हम हर बार 30 साल की कहानी ही दोहराते रहेंगे या कभी आगे बढ़ने का रोड मैप भी बन सकेगा? मौसमियाती तब्दीली की जिम्मेदारी दुनिया पर डाल देना आसान है, लेकिन अपने ज़रई निज़ाम, शहरी मनसूबाबंदी, आबी ज़खायर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर तवज्जो न देना किसका कसूर है? असल सवाल यही है कि क्या ये इमरजेंसी महज ऐलान रहेगी या वाकई किसी अमली तब्दीली का नुक्ता आगाज़ बनेगी? गुफ्तगू रहेगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारा सवाल इस तरह से, सैलाब की तबाहकारियाँ, वज़ीर आज़म ने माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी का निफाज कर दिया। 2022 में भी एमरजेंसी, हुक्मरान भी वही और ऐलानात भी। एमरजेंसी का नफाज अवामी मफाद या सिर्फ हुकूमती नाअहली छुपाने की एक ढाल? इफ्तिखार साहब, क्या ऐलानात नताइज देते हैं या इनका मतलब सिर्फ एक टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ आए और बताया जाए कुछ तो किया जा रहा है? ये वज़ीर आज़म ने भी एक एमरजेंसी का ऐलान किया है। मेरे ख्याल सूबाई हुकूमत ने भी को कमेटी बना दी है। लगता है कि सैलाब पहली मरतबा आया है, इससे पहले कभी सैलाब आया ही नहीं इस इलाके में। बिल्कुल अनहोनी होगी इनके साथ। इनको पता ही नहीं लगा कि 2008 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ। खुदा का खौफ करो, कौन तुम्हारी इस बात को मानेगा? आवाम लाख जाहिल सही, क्योंकि तुम उनको स्कूलों में भेजना नहीं चाहते, उनको इल्म के करीब जाना नहीं देना चाहते, लेकिन तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा जब तुम्हारे पास किश्तियाँ ही ना हों चलाने के लिए और प्राइवेट किश्तियों वालों को आप कानूनी तौर पे पाबंद करें कि वो कम पैसे लें जो सैलाब में लोग फंस गए उनको निकालने के लिए। तो ये तो आपका सारा प्लान है। मैं आपको ये आज बता दूं कि अगले साल ज़्यादा बारिशें होंगी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले साल तक दरियाए चनाब पर कोई इंडियन डैम नहीं बन जा पाएगा जो वहाँ की बारिशों को रोक के फिर आपकी तरफ फेंके। तो ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं माहिर हूँ, ना मैं माहिर आपाशी हूँ। तो खुदा का खौफ करो यार, कोई मनसूबाबंदी ऐसी है आपके पास जो एमरजेंसी का मुकाबला कर सके? डिफेंस के बारे में आप छोड़ दें, मुझे बताएं कि वेयर इज़ द सिविल डिफेंस? मुझे बताएं कि आवाम को आपने क्या तरबियत दी है? अब जो कल से मुल्तान में हो रहा है, आपको पता है कि कुछ ना कुछ तबाही होगी, तो कई दिन पहले से आपको इल्म था। आपने क्यों नहीं उन लोगों को कहा कि वो अपनी कीमती चीज़ें लेके निकल जाएं? क्या इसके लिए भी कानून साजी की ज़रूरत है? नहीं सर, वो एनडीएमए के डीडीएमए बनना था, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। कोई जिला तैयार नहीं। जलालपुर जो डूबा है, देखें उसकी अपना वीडियो। आप बातें कर रहे हैं कि माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी। ज़रई इमरजेंसी क्या करोगे नाफिस? पानी आ गया है,
जमीनें गिरी हो गई हैं, गंदम जो है हमने काश्त करनी है वो नहीं जी, जो डूब गई थी उसका भी नुकसान हुआ, जो डूब गई सी डूब गई, अगली फसल अप्रैल में आनी है। बस कर दो इस किस्म की कहानियां, पानी निकल गया तो फसल भी लगेगी। बस कर दो इस किस्म की कहानियां, एक 10-20 साल का मंसूबा बनाओ, पूरी टोपोग्राफी कराओ, और जहां पानी इकट्ठा होता है तुम्हें पता होना चाहिए टोपोग्राफी कराने के लिए इक्विप्ड और मेरिट पर लोग भी होने जरूरी हैं, जिसपे बड़ी मेहनत की हमने कई दहाइयां। ज़ैगम साहब, ये फरमाइएगा कि जब 2022 वाला मामला हुआ और इमरजेंसी नाफिज की गई तो टारगेट सेट थे 72 बिलियन से ज्यादा चाहिए थे इमीडिएट फ्लड रिलीफ के लिए, 7 बिलियन से ज्यादा चाहिए थे फूड एंड कैश एड के लिए, 1,500 बिलियन से ज्यादा चाहिए थे हेल्थ के लिए, कैटल लॉस के लिए 9 बिलियन से ज्यादा चाहिए था, रिलीफ मशीनरी के लिए 4 बिलियन से ज्यादा चाहिए था, घरों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, रीबिल्ड के लिए 41 बिलियन चाहिए था। और ये मैं आपको बता रही हूँ जिसका कुछ नहीं हो सका। अब आप ये फरमाइएगा कि जो मकासद 2025 में तय किए जा रहे हैं, क्या ये इमरजेंसी पूरे कर लेगी? सपनों के शहर हम बनाएंगे घर, मंगोल शहर के अंदर घुस आए, बादशाह सलामत कह रहे हैं हम बड़े बड़े किले बनाएंगे। हजूर पहले मंगोलों को निकाल लें, फिर आप दीवार चीन भी बना लेना, फिर आप किला अलमूत भी बना लेना। लोग डूब के मर रहे हैं इस वक्त जनूबी पंजाब में, और किश्तियां नहीं है। लोग कह रहे हैं कि रेस्क्यू करने वाले बंदे का 30-30 हजार मांग रहे हैं, प्राइवेट किश्तियों वाले 50-50 हजार मांग रहे हैं। कोई डूबने वालों के कुछ फिगर्स बता रहा है, कोई डूबने वालों के कुछ फिगर्स बता रहा है। आप इवैक्यूएशन में नाकाम हो रहे हैं, आप रेस्क्यू में नाकाम हो रहे हैं। आपको पता था यहां के 5 दरिया मिलते हैं, 4 के अंदर फ्लड है, यहां मुश्किल वक्त आएगी। आपके पास इतने दिन थे, आपने कुछ भी नहीं किया। आप रिलीफ में भी नाकाम हो रहे हैं, लोग भूखे हैं, लोग खुली छत के नीचे हैं, और आपके जो नमूने हैं जो ऑक्सफोर्ड के बूट पहनकर और टाइयां लगाकर वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनकी फिंगरियां जख्म हो रही हैं, वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने कैपेसिटी ही नहीं बनाई, ना पीडीएम में, ना डीडीएम में, कोई भी, ना एनडीएम में, किसी में कैपेसिटी नहीं है। और फिर आपने फौज को भी नहीं तलब किया कि हमारी हैसियत नहीं है, फौज आए क्योंकि उसके पास कैपेसिटी मौजूद है। अब ये ज़रूरी इमरजेंसी लगाएंगे। ज़रूरी इमरजेंसी तो जनाबे वाला आप 2 साल से लगा चुके हैं। 2 साल पहले जब गंदम मंगा के हुकूमत ने कीमतें क्रैश कर दी थी और किसानों को बर्बाद कर दिया था, इमरजेंसी नहीं थी। फिर उसके बाद पिछले साल आपने अचानक से जब सपोर्ट प्राइस को ख़त्म कर दिया और फिर गंदम को ख़रीदना बंद कर दिया, और फिर उसको जो बची कुची कसर थी निकाल दी, तो उसकी इमरजेंसी तो पहले आ चुकी है। किसानों को तो आप पहले डबो चुके हैं, और ये एक फसल की मैं बात कर रहा हूं। आपको हर इलाके का किसान अपने अपनी फसल की ये कहानी बताएगा। तबाह हाल तो हो चुका है। अब आप किस चीज की इमरजेंसी लगाएंगे? जिनको डबो चुके हैं उस पर मजीद क्या इमरजेंसी लगाएंगे? यही सर, तो फिर नारा मस्ताना का मतलब क्या है? ब्रेक पे देखिए, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अदारों में सलाहियत नहीं है तो उनका कोई मतलब नहीं है, और आपके अदारों में सलाहियत नहीं है। ठीक, आपको स्पेशलाइज्ड इदारे बनाने होंगे, आपको काबिल लोग लाने होंगे, आपको सिविल सर्विस रिफॉर्म करनी होगी, आपको गवर्नेंस को नए तरीके से सोचना होगा। सिर्फ ये नहीं करना होगा, उससे भी एक बड़ी मुसीबत है, आपको इस अशराफिया की लालच से भी निकलनी होगी। और उसके लिए कैसे निकलेंगे, ये एक लंबा अमल है, फिर हाथ नहीं लग रहा। ब्रेक के बाद शहजाद साहब और रजा साहब की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद चौधरी साहब, अगर हम अपनी पाकिस्तान की तारीख पर नजर डालें तो ये फरमाइएगा कि कौमी सलामती के नाम पर लगाई गई इमरजेंसी के अलावा क्या कभी अवामी बहबूद के लिए लगाई गई इमरजेंसी ने अपने मकासद पूरे किए, वो कामयाब हो सकी है? आयशा, हर इमरजेंसी का मकसद होता है कि उस पर फौरी एक्शन लिया जाए। फौरी एक्शन यानी ऐसा काम जिसके लिए फौरी अमल चाहिए, ये होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि इमरजेंसी लगा दिया इसका मतलब है ये अहम हो गया, नहीं। अहम के बाद फिर कुछ करना पड़ता है। तो पहला सबक तो हमें अपने सुनने वालों को और लोगों को और हमारी हुकूमतों को पहले ये जानना चाहिए कि इमरजेंसी एक खेल नहीं है, इसके लिए कुछ फौरी तौर पर करना पड़ता है। अच्छा, बहरहाल हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये मदद करें हम अपने हुकूमत की। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो अब है और ये रहेगा, इसने जाना नहीं है, ये तो तय हो गया कि ये अब हमेशा के लिए है। ये मंगोल यहाँ से जाएंगे नहीं, ये रहने के लिए आए हैं।
बल्कि हर साल जब आएंगे तो और शिद्दत से आया करेंगे। तो सिर्फ एक दफा इनको घर भेजने से काम नहीं चलेगा, ये सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। इसके लिए पहला काम डिजास्टर मिटिगेशन। मैं पॉलिसी दे रहा हूं एहसन इकबाल साहब के लिए, ताकि वो इसको वज़ीर आज़म साहब के लिए आसान करके बता दें। डिजास्टर मिटिगेशन का तरीका ढूंढना है। उसके अंदर दो हिस्से होते हैं। फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म, कि जो सैलाबी पानी है इसको कैसे काबू करना है, इसको कैसे मैकेनाइज कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे चैनलाइज किया जाए कि इससे नुकसान कम से कम तर किए जा सकें। ये एक पूरी साइंस है। इसके ऊपर हमारे यहाँ भी अकल मौजूद है, पैसा लगाने की जरूरत है, काम हो जाएगा, इसको करने की जरूरत है। दूसरी बात, रेस्क्यू रिलीफ के इदारों का जिक्र हुआ, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। उसको बढ़ाएं जरूरी, क्योंकि हम तालीम और सेहत तो आवाम को नहीं दे सके, कम से कम उनकी जान बचाने का जो कैपेसिटी और काबिलियत है वो इस हुकूमत और इस गवर्नमेंट मशीनरी के पास जरूर होनी चाहिए। तो जान बचाने के लिए, रेस्क्यू रिलीफ के लिए उसकी कैपेसिटी जरूर बढ़ाइए। तीसरी बात, पॉलिसी लेवल के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, खासतौर पर सिंध को और केपी को भी बड़ी हद तक। कालाबाग डैम की क्या वजह है कि हम उसको नहीं बना सकते? उसको छोड़ के कोई और डैम बना, कोई और नाम दे दें उसको, कोई डैम बनाए, रिजर्वॉयर्स बनाए। कैनाल्स का जो थर कैनाल का मंसूबा था, अगर बनाया होता तो सतलज पे जो इस दफा की यलगार आई है वो उधर को चैनलाइज की जा सकती। सही हो गया। लेकिन हम दूर की बहुत बात सोचते नहीं है, हम अपने नारे और स्लोगन दे के बैठे होते हैं। तो तमाम का तमाम जब मरबूत तौर पे इस मामले को देखा जाएगा, क्योंकि क्लाउड, ये जो है क्लाइमेट चेंज, ये तो अब हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, इसको नहीं कुछ, इसके लिए इसकी तैयारी आपको करनी है, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के और डिजास्टर मिटिगेशन के तरीकों से। एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ा मरहला, जो आपके लोग इस तरह के हों जो फौरी तौर पे अमल कर सके उन चीजों पे, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, बार बार सेहत इमरजेंसी, ज़राई इमरजेंसी, तालीमी इमरजेंसी और माहौलियाती इमरजेंसीज, ये सब इमरजेंसीज हमारे यहाँ लगती रही हैं, लगती रहती हैं। ये 2022 के सैलाब की इमरजेंसी और आज की इमरजेंसी के इसमें ऐलान में क्या फ़र्क है? रजा रूमी साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक म्यूट। सॉरी, ये वही तरीका है जो कि रवायती तरीका है, ब्यूरोक्रेटिक तरीका है कि बस इमरजेंसी नाफिज कर दे। लेकिन बहरहाल इससे एक चीज जरूर होती है कि हुकूमतों की जो अलर्टनेस है और सीरियसनेस है उसका एक इजहार होता है सूबाई और फेडरल लेवल के ऊपर। देखिए, पहली तो ये बात है कि हम कई बार पाकिस्तान की जो गवर्नेंस के मसाइल हैं इसी प्लेटफॉर्म पर उनकी निशानदही कर चुके हैं बारहा, मगर इस बार ये भी हमें देखना जरूरी है, टू बी फेयर, कि जिस स्केल का सैलाब आया है वो भी गालिबन एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का ये पानी का जोर है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर आप देखें हमारे पड़ोस हिंदुस्तानी पंजाब में जो तबाही हुई है और जारी है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए पहली तो ये चीज है, इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। मगर अगर ये कम हो या ज्यादा हो, जिस तरह के हालात और मौसमियाती तब्दीलियां हैं, हुकूमत को और हर सतह के ऊपर प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और उस प्रिपेयर्डनेस में इस बार भी कमी आई। यही वजह है कि अब इमरजेंसियां नाफिज होंगी और कर्जे मांगे जाएंगे और कशकोल उठाया जाएगा। अगर इससे पहले ही तैयारियां की गई होती, रिवर मैनेजमेंट को सही तवज्जो दी गई होती और जो हमारी मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं सूबे के लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर, सिविल डिफेंस, अगर उनकी तैयारी होती तो शायद इतना बड़ा, जिसे कहना चाहिए, इंसानी बहरान ना पैदा होता। मगर अब वो हो गया है, तो इससे अब सबक सीखने की ये जरूरत है कि हमें 2-3 चीजें करनी होगी। हम वो सबक सीख लेंगे रजा साहब। जी देखिए, उम्मीद की जा सकती है, वैसे ज्यादा तवक्को तो नहीं है अगर माजी का एक जायजा लें, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डीडीएमए ने भी बनना था, कागजों पे मौजूद होती है आयशा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेकिन अमलन उसका कोई वजूद नहीं है, लोकल गवर्नमेंट्स का कोई वजूद नहीं है। और मैं बारहा ये कहता हूं कि ये पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों ने लोगों को धोखा दिया हुआ है कि जी हम बड़े गरीब हैं, हमें कर्जा चाहिए और ये चाहिए। अपने वसाइल को इंसानों की तरफ और अवाम की तरफ मुंतकिल करें, डाइवर्ट करें, तो हम शायद कुछ मुस्तकबिल में बेहतरी आ सके।